Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English, and today I'm going to teach your poem number 5, A Legend of the Northland. ठीक है, poem number 5, A Legend of the Northland by Phoebe Cary. ठीक है, ये राइटर जो उसका पोएट है उसका नाम है Phoebe Cary. A Legend of the Northland is a ballad. Ballad is a poem narrating a story in short stanzas. ठीक है, शॉर्ट स्टांजा जो छोटे छोटे उसकी जो पैरा होते हैं, जिसको हम पैरा तो नहीं कहेंगे, पंक्ति. ठीक है, उसकी जो पंक्ति होती है उसमें क्या होता है, एक पूरी कहानी होती है. ठीक है, छोटी छोटी ऐसी पंक्तियों के द्वारा वो पूरी कहानी कहते हैं, तो उसे पर पोएम फॉर्म में, तो इससे हम बैलेड कहते हैं. ठीक है, बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर. फोक कल्चर मतलब जो लोक जीवन होता है उस पर डिपेंड होता है, या पॉपुलर कल्चर यानी कि जो जाना पहचाना ऐसी कोई संस्कृति है, इसके बारे में इसमें लिखा गया होता है. एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और वो पास होते हैं यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में. दैट मीन्स छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी पापा को उनको दादा दादी ने कहा होगा, उनके दादा दादी ने उनके दादा दादी ने कहा होगा. ठीक है, तो ऐसे चला आता है, मुँह टू मुँह. ठीक है, मुख टू मुख चला आता है, उसे हम लेजेंड कहते हैं. ठीक है, दंत कथा जैसे कहते हैं ना, वैसे. तो नाउ स्टार्ट द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. अब देखो ये जो नॉर्थलैंड है उसको मैं आपको बताती हूँ जूम करके. ये जो नॉर्थ पोल है, बीचों बीच में देखो यहाँ जैसे नॉर्थ पोल, इसके आसपास का जो है अलास्का है, फिर ग्रीनलैंड है. यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जूम नहीं करो तब भी आपकी बुक में दिया है, वो आप देख लेना. तो ये जो सारे हैं यहाँ पर देखो, ये जॉरिस लैंड लिखा है वो है. तो ये सारा इसके आसपास का जो भी इलाका है, तो उन सब को कहते हैं नॉर्थ पोल. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल में एक नॉर्थलैंड भी था. ठीक है, तो ये नॉर्थलैंड की बात है. ये जो है कनाडा यहाँ पर. ठीक है, तो ये सारे नॉर्थलैंड की बात है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. तो नॉर्थलैंड में मतलब कोई टिपिकल नॉर्थलैंड कोई कंट्री नहीं है, पर इन सब को, इनमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है, उन सब को हम नॉर्थलैंड कहते हैं. तो अवे अवे दैट मीन्स बहुत पहले की बात है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी कि दिन बहुत छोटा होता था. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. विंटर में और उसकी जो रातें होती थी वो बहुत 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 लंबी होती थी. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. तो पूरी रात वो सो नहीं सकते थे. जब वो सोते थे तब भी अंधेरा होता था, जब उनकी नींद खुल जाती थी दैट मीन्स उनकी नींद फुलफिल कंप्लीट हो जाती थी, और वो जब वो बैकअप होते थे तब भी स्टिल डार्क होता था. दैट मीन्स अभी भी अंधेरा होता था, इतनी लंबी रात रहती थी. where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. अब कहते हैं where they harness the swift. ठीक है, हार्नेस इसे कहते हैं. देखो आप रेंडियर को देख सकते हैं ना, तो रेंडियर को ये जो डोरी जैसा बांधा हुआ है उसे हम कहते हैं हार्नेस. ठीक है, और ये जो टू द स्लेजेस, तो ये जो है रेड कलर के जिसके अंदर सब भरा पड़ा है, उसे हम एक्चुअली लॉरी पर स्नो में जो चलता है वो व्हील से नहीं चलता. तो स्लेज जो नीचे आपको ऐसे होकी जैसा बताया है ना, वो स्लेज है. ठीक है, तो रेंडियर को डोरी से इस स्लेज के साथ बांधा जाता है और फिर रेंडियर बहुत फास्ट भागता है, स्विफ्ट रेंडियर. ठीक है, किस में फास्ट भाग सकता है? स्नो में. अदरवाइज़ वो इतना नहीं भाग सकता, पर स्नो में वो सबसे ज़्यादा तेज भाग सकता है, क्योंकि गॉड ने इसका जो क्रिएशन है वो इस तरह से किया है.
where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. जब स्नोफॉल होता था, स्नो ज़्यादा जम जाती थी, तब ये लोग रेंडियर को इस ऐसे स्लेज के साथ बांधकर इधर उधर ट्रैवलिंग करते थे, लगेज उसमें रखते थे. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. देखो यहाँ पर चिल्ड्रन को बताया है, तो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भालू के बच्चे जैसे लगते थे. क्यों ऐसे लगते थे? क्योंकि वो ऐसे क्लोथ पहनते थे. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. फरी, फरी मीन्स जो फर वाला आता है ना, रुच्छा रुच्छा जैसा, ठीक है, ऐसा. और ऐसे फरी क्लोथ्स जब पहनते थे तब वो एकदम फनी, दैट मीन्स जिनको देखकर हमें हंसी आती है, वैसा वो बच्चे वैसे फनी लगते थे. स्टांजा नंबर 3 में है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. ठीक है, तो कहते हैं दे टेल देम. दे मीन्स हु एंड दैम मीन्स हु. दे मीन्स पेरेंट्स, एल्डर्स, एंड देम मीन्स चिल्ड्रन, यंगर्स. ठीक है, तो जो उनके पेरेंट्स थे, उनके जो एल्डर थे, वो चिल्ड्रन को, बच्चों को अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब जो जिनको हम सुनते ही जाए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे क्यूरियसिटी के साथ हम सुनते हैं, उसको हम क्यूरियस स्टोरी कहते हैं. तो उनके जो पेरेंट्स थे या उनके दादा दादी एल्डर थे, वो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाते थे. आई डोंट बिलीव दिस इज़ ट्रू. अब पोएट है जो वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये सही हो सकता है, बट एंड येट यू में, तेम छता भी, ठीक है, फिर भी अगर आप इसको सुनोगे, यू में लर्न अ लेसन. ठीक है, इफ टेल द टेल टू यू, अगर ये कहानी आपको कही जाए तो आप भी उसमें से कुछ लेसन, कुछ पाठ पढ़ सकते हैं, आपको भी कुछ पाठ मिल सकता है, कुछ लेसन उसमें से मिल सकता है, सीख मिल सकती है. ठीक है, आप भी उसमें से कुछ सीख सकते हो. क्या सीखते हैं हम इसमें से, ये हमें बाद में देखना है. ठीक है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, पर अभी आपको इतना ही याद रखना है कि अगर पोएट कहते हैं कि अगर ये कहानी मैं आपको सुनाऊँ तो आपको भी उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लेसन मिलेगा. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब कहते हैं हमें कि once मतलब एक बार, when the good Saint Peter, जब सेंट पीटर, बहुत भले सेंट पीटर, और सेंट मीन्स एन एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट. एपोस्टल मतलब डिसाइपल, शिष्य. ठीक है, क्रिश्चियन धर्म का क्रिश्चियनों का जो सेंट होता है सबसे, जैसे कि यीशु ख्रिस्ट. ठीक है, तो यीशु ख्रिस्ट के जिसको डिसाइपल, शिष्य माना जाता है, वैसे सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो दैट मीन्स इस दुनिया में थे, इस दुनिया में रहते थे. एंड वॉकड अबाउट इट, और वो यहाँ से यहाँ, इस गांव से इस गांव में, इस गांव से इस गांव में जाते थे. किसके लिए? Preaching just as he did, to give a religious talk. Preaching means उपदेश. To give a religious talk, तो उपदेश देने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, आप जानते हैं ना, तो ऐसे जैसे संत क्या करते हैं, उपदेश देते रहते हैं, तो ये भी ऐसे उपदेश देने के लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जा रहे थे. Now come to next, 5th stanza. He came to the door of a cottage. कॉटेज मतलब एक झोपड़ा था, उसके द्वार पर आके वो खड़े रहे. एंड ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, और पूरी दुनिया के ऐसे ट्रैवलिंग करते करते, वेर है लिटिल, हाँ, ऐसे पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग करते करते एक छोटे से झोंपड़े के दरवाजे, गेट के आगे वो खड़े रहे. वेर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स. दैट मीन्स एक छोटी सी, लिटिल मतलब नॉट इन एज बट इन हाइट. ठीक है, देखो आप देख सकते हैं ना, ऐसे छोटी सी एक वुमन है, वो अपनी केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द हाथ. हाथ मीन्स फायर प्लेस. यू कैन सी राइट साइड, जहाँ पर चिमनी है, आग लग रही है, देखो ऊपर आग है और नीचे वहाँ पर बेक हो रहा है, दैट मीन्स कुकिंग. ठीक है,
मेकिंग केक्स दैट मीन्स बेकिंग दैम दैट मीन्स कुकिंग दैम। जो केक बनाई थी उसने, उसको वो कुक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और उपवास के कारण वो बहुत वीक हो गए थे। फेंट मीन्स वीक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे घूमते फिरते रहते थे और प्रीचिंग देते रहते थे, तो कुछ खाना पीना नहीं खाया था, तो इसीलिए थोड़े वीक हो गए थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दैट मीन्स पूरा दिन ऐसे जब प्रीचिंग करते करते घूमते घूमते वो थक गए थे, तब वो कॉटेज के गेट के आगे आके खड़े रहते। He asked her from her store of cakes to give him a single one. और उन्होंने कहा उस लेडी को कि तुम्हारी जो केक का शॉप है उसमें से मुझे एक केक दो खाने के लिए। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. पर वो जो लेडी थी वो कैसी बताई है यहाँ पर? मीज़र, MISER, मीज़र, दैट मीन्स कंजूस। ठीक है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, वो कंजूस थी तो उसको लगा कि हाँ मेरी शॉप में तो इतनी बड़ी बड़ी केक है, ये मैं थोड़ी ना ऐसे भिखारी को दे दूँगी, तो उसके लिए मैं स्पेशल एक छोटी वाली केक बनाती हूँ, ऐसा इसने सोचा। तो वो बनाने लगी वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, पर जब वो उसको पकाने गई, उसको कुकिंग करने गई, शी लुक्ड एट इट, उसने उसके सामने देखो राइट साइड में ऐसे देखा है, बताया है ना, कप केक जैसा ही है, पर वो भी उसको बड़ी लगती थी। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। टू गिव अवे दैट मीन्स देने के लिए, उसको लगा कि देने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो कैसी मेजर वुमन बताई है। ठीक है। अब देखो ये फिर से बनाने लगी। Therefore, she needed, that means to make dough from flour. आटे में से जो गूंदते हैं ना, आटा गूंदकर हम उसका जो क्या बनाते हैं, हाँ वही डो। ठीक है। आटा गूंद के तैयार करते हैं ना हम, उसे डो कहते हैं। ठीक है। वो किस में से बनता है? फ्लोर में से, या फिर फाइन फ्लोर, दैट मीन्स मैदा। ठीक है। या तो गेहूं के आटे में से बनता है या मैदे में से, पर केक जनरली मैदे में से बनती है। तो देयरफॉर शी नीडेड, इसलिए उसने ऐसे बुना दूसरा आटा। ठीक है। एंड स्टिल स्मॉलर वन, और अभी भी वो छोटा ही बनाना चाहती थी। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, पर जब वो बना चुकती थी उसको, और जब पकाने जाती थी उसके सामने देखती थी तो उसको ये बड़ा लगता था। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और उसको ऐसे लगा कि जैसे पहला वाला जितना बड़ा लगता था उतना ही बड़ा है, अभी भी ये देने के लिए सही नहीं है। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट। ठीक है। उसमें से वो जो डो था उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लिया। ठीक है। एक में थोड़ा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और जब तक वो एकदम पतला थीन नहीं होता है तब तक उसको रोलिंग करती रही, मतलब बेलती रही। देखो आपको बेलती हुई भी बताई है ना, बता रही है ना। तो ये बेल रही है। जैसे हम केक बनाते हैं तो केक को ऐसे बेलते नहीं हैं, पर वो बहुत थीन केक बनाना चाहते थे इसलिए वो बेलती है। एंड बेक्ड इट थीन एज अ वेफर, और वेफर जितनी पतली, देखो नीचे यहाँ पर आपको बताया है, जैसे वेफर चॉकलेट आती है ना, तो वैसे वेफर के जैसा पतला उसने बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, पर उसको भी वो देना नहीं चाहती थी। पार्ट मतलब वो अपने पास जो भी है उसको शेयर करना नहीं चाहती थी, इतनी कंजूस थी, इतनी मेजर थी। ये सब वेफर है, देखो है ना। हम कॉर्न में जो खाते हैं वो भी वन काइंड ऑफ वेफर, फिर पेस्ट्री में जो हम खाते हैं वो भी वन काइंड ऑफ वेफर, और बिस्किट में जहाँ पर बीच में क्रीम आता है तो वो भी वन काइंड ऑफ वेफर। फॉर शी सेड, तो वो क्या कहती थी? माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती थी कि जब मैं खाती हूँ तो मेरी केक मुझे बहुत छोटी लगती है, बस फिनिश हो गया, इतनी सी ही थी, ऐसे मुझे बहुत छोटी लगती है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, पर
जब मुझे किसी गिव अवे, दैट मीन्स मुझे किसी को देनी थी, तब वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लगती थी. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. तो उसके किचन में ऐसे शेल्फ, मतलब ये अभराई जो कहते हैं ना, हाँ वही छाजली, तो वहाँ पर उसने लगा दी कि नहीं नहीं ये तो देने लायक नहीं. देखो नीचे सारी पेस्ट्री जो है ना वो सेंट को देने के लिए उसने बनाई थी, पर वो सब वहाँ पर अरेंज कर दी. नहीं नहीं ये तो देने के लिए बड़ी है. ऐसे करके वो अपनी किचन की जो शेल्फ थी उसमें वहाँ पर सारी सजा देती हैं. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. और ये सब इतना सारा वक्त लगा, इतना सारा टाइम लगाया, फिर भी सेंट को कुछ नहीं देती थी, तो सेंट को गुस्सा आ गया, है ना. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो भूखे थे, वीक हो गए थे. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और सही में ऐसी जो औरत होती है, ऐसी कंजूस औरत जो होती है, वो संत को ऐसे गुस्सा ले लाने की, प्रोवोक दैट मीन्स कॉज टू गेट एंग्री, ठीक है, गुस्सा दिलाने के लिए पूर्ति है, सही है. ऐसी औरत ही सेंट को गुस्सा दिला सकती है, अदरवाइज सेंट को गुस्सा नहीं आता है. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश. और क्या कहा सेंट ने? कि तुम फार टू सेल्फिश, दैट मीन्स बहुत 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 ज़्यादा स्वार्थी हो. टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. और तुम कैसी हो? इंसान के रूप में रही एक बहुत स्वार्थी औरत हो, ठीक है. वैसे इंसान कहने के लायक भी तुम नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर. तुम्हारे पास खाना भी है और शेल्टर यानी कि आश्रो, रहने के लिए भी जगह है. एंड फायर टू कीप यू वार्म. और तुम्हें ठंड से बचाने के लिए तुम्हारे पास फायर, दैट मीन्स आग भी है, ठीक है. पर फिर भी तुम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो. इंसान के नाम पे तुम एक ताला धब्बा हो. अब जो सेंट है उनको गुस्सा आया, तो फिर वो इसको कर्स करते हैं, दैट मीन्स जो वरदान देते हैं ना, फिर शाप, हाँ शाप देते हैं, ठीक है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब तुम क्या करोगी? जैसे पंछी अपना घोंसला खुद बनाता है, वैसे तुम्हें भी अब अपना घोंसला खुद बनाना पड़ेगा. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. स्कैंटी मीन्स बहुत कम. और इसको आप रहने के लिए पूरा दिन ऐसे क्या करती जाओगी? बोरिंग एंड बोरिंग, दैट मीन्स बोरिंग एंड डिगिंग, ठीक है. डिगिंग एंड डिगिंग. जब तुम ऐसे चोंच मार मार के सूखी लकड़ियों में होल बनाती जाओगी, तब भी तुम्हें थोड़ी सी जगह अपना घोंसला बनाने के लिए मिलेगी. और खाना भी पूरा दिन हार्ड वर्क करोगी, तभी तुम्हें थोड़ा सा खाने को मिलेगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, 3 बार ऐसे रिपीट करके ये कहना चाहते हैं, मेक अ होल इन समथिंग विथ अ टूल और बाय डिगिंग. तो उसकी जो लकड़ खुद वुड पिकर है, ये ना, ये पिक देखा ना आपने, ये वुड पिकर है. तो वुड पिकर क्या करता है? सूखी लकड़ियों में अपनी चोंच से ऐसे मारता है और लकड़ी को डिगिंग करता है, खोदता है, तब जाके उसको उसका खाना मिलता है और उसको रहने के थोड़ा शेल्टर मिलता है. ऑल डे द हार्ड ड्राई वुड, दैट मीन्स पूरा दिन तुम सख्त मेहनत करोगी, सूखी लकड़ियों में डिगिंग करती रहोगी, तब जाके तुम्हें रहने का थोड़ा शेल्टर मिलेगा और खाने के लिए थोड़ा खाना मिलेगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. और उसके बाद वो चिमनी में से, वो जो फायर जहाँ पर वो कुकिंग कर रही थी ना, उसके ऊपर चिमनी होती है जहाँ से धुआं बाहर निकलता है. देखो यहाँ पर राइट साइड में देखो आप, वहाँ पर देखो चिमनी बताइए ना, एरो जहाँ पर है वो चिमनी है. वहाँ से वो लेडी नीचे से आई तो लेडी, पर ऊपर आके वो पंछी बने, दैट मीन्स फूड पिकर बन के उड़ गई. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड. कुछ एक भी वर्ड उसने कहा नहीं. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर. और बाहर चिमनी में से जो बाहर निकले वो वुड पिकर बन के वो बाहर निकले. फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. क्यों? क्योंकि वो पंछी में कन्वर्ट हो गई थी, चेंज हो गई थी, ठीक है, परिवर्तित हो गई थी. शी हैड अ स्कारलेट, दैट मीन्स ब्रिलियंट रेड कलर, ठीक है, ब्रिलियंट रेड कलर उसने की कैप उसने पहनी हुई थी.
शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। जब वो कुक कर रही होती थी तो उसने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। तो वो चिमनी में से जब बाहर पंछी बन के आई तो वो उसकी जो कैप थी वो रेड कलर की ही रही। आप पिक में देख सकते हैं ना। एंड दैट वॉज लेफ्ट सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, और पर बाकी के कपड़े जो उसने पहने थे वह बर्न, वो पूरे जल गए। ब्लैक एज अ कॉल इन द फ्लेम। फ्लेम दैट मीन्स ये जो यहाँ पर बताया है ना, फ्लेम मीन्स उसकी ज्वाला, ठीक है, ज्योत। तो आग की जो ज्योत थे उसमें जलकर उसके जो कपड़े जो थे वो कोयले की तरह काले हो गए। ब्लैक एज अ कोल, तो कपड़े को किसके साथ कंपैरिजन किया है, कोल के साथ, कोयले के साथ। तो कोयले जैसे काले हो गए। तो वुड पिकर कैसा होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक होती है, उसकी चोंच जो होती है वो ग्रे होती है, और उसके सिर पे जो कलगी होती है उसकी वो रेड कलर की होती है, ठीक है। अब स्टैंजा नंबर 16 है, एंड एवरी कंट्री दैट मीन्स बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड, दैट मीन्स रूरल एरियाज, ठीक है। एंड एवरी कंट्री, कंट्री दैट मीन्स रूरल एरियाज। स्कूल बॉय, जो बच्चे थे स्कूल में आते जाते वाले जो बच्चे थे वो, हैज सीन हर इन द वुड। तो उस वक्त जो स्कूल में आते जाते बच्चे थे गांव में, वो उसको देखते थे, ठीक है। इन द वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वो ऐसे देखते थे। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ आज भी वो ट्री के ऊपर जंगल में रहती है। वहाँ जो स्कूल आने जाने वाले बच्चे थे वो रूरल साइड में ऐसा देख सकते थे। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, तो वो क्या करते थे, डिगिंग एंड डिगिंग, फूड के लिए वो लकड़े में ऐसे खोदती रहती थी, ठीक है। तो अब जो हमारी पूरी पोएम हमने पढ़ी है उसकी जो राइम स्कीम है वो है ABCD। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि देन अप द वेंट थ्रू द चिमनी, तो चिमनी जो है उसको A नाम दिया हमने। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वर्ड को B नेम दिया क्योंकि वो चिमनी से अलग राइम करता है। फिर है वुड पिकर, वो भी अलग राइम करता है इसीलिए उसको सी कह दिया। पर वर्ड और बर्ड, ठीक है, वर्ड और बर्ड दोनों सेम राइमिंग करते हैं, उच्चारण उसका दोनों का सेम होता है इसीलिए दोनों को बी कह दिया। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या हुई, ABCB। अब कोई भी स्टैंजा में देखना सेम आएगी इसकी राइम स्कीम। सेकेंड जो लिटरली डिवाइस है वो है अलिटरेशन, ठीक है। अलिटरेशन दैट मीन्स पुनरावर्तन। तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, ठीक है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, ठीक है। तो ये TH वाला जो है वो रिपीटिशन होता है इसलिए ये अलिटरेशन है। यहाँ पर देखो, वेयर दे हार्नेस द स्वीप, ठीक है। तो दे और द, तो TH जो है वो अलिटरेशन है। फिर देखो यहाँ पर लुक लाइक, वो भी अलिटरेशन है। फनी फरी, तो ये भी अलिटरेशन है क्योंकि वहाँ F का पुनरावर्तन होता है। यहाँ देखो दे टेल देम, वहाँ पर TH का होता है। फिर यहाँ येट यू में Y का होता है। लर्न अ लेसन, उसमें L का होता है। एंड टेल द टेल टू यू, तो टेल टू, उसमें T का पुनरावर्तन होता है। अब थर्ड डिवाइस जो है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन दैट मीन्स एक ही वर्ड जिसका रिविजन होता है, रिपीट होता है, रिपीटेशन, ठीक है, उसको रिपीटेशन कहते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट स्टैंजा है अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, तो उसमें अवे अवे 2 बार आता है, दैट मीन्स बहुत दूर, फार, ठीक है। अवे अवे 2 बार लिया, उसका मीनिंग होता है बहुत फार, बहुत दूर की बात है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड दैट मीन्स नॉर्थ पोल पे बहुत दूर दूर की जगह की कहानी है, ऐसे कहने चाहते हैं। फिर है 9th नंबर का जो आपका स्टैंजा है उसमें है देन शी टुक अ टिनी स्कैप ऑफ डव एंड रोल्ड एंड रोल्ड। इससे पोएट कहना चाहते हैं कि बहुत थीन, इतना बेला कि जब तक एकदम पतला, एकदम थीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी है रिपीटेशन।
फिर है बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, देखो 3 बार इसका रिपीटिशन होता है, दैट मीन्स कंटिन्यूटी बताते हैं कि वो बेलती जाती है बेलती जाती है बेलती जाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बताने के लिए 3 बार ऐसे बोरिंग बोरिंग लिया, तो ये भी रिपीटिशन है। फिर चौथा जो इसका लिटरली डिवाइस है वो है सिमिली, ठीक है। सिमिली गुजराती में जिसके हम कहते हैं उपमा अलंकार, ठीक है, और इसमें कहते हैं सिमिली, जहाँ पर लाइक एज ऐसे बीच में वर्ड आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका जो सेकंड स्टैंजा है उसमें 4th वाली लाइन देखो, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। तो बच्चे कैसे दिखते थे, बच्चों की जो कंपैरिजन है वो बियर्स के कप यानी कि भालू के बच्चों के साथ की है, ठीक है। तो लाइक बीच में आया, इससे बनता है हमारा सिमिली। 9th वाला जो स्टैंजा है उसमें देखो, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, ठीक है। तो केक को किसके साथ कंपैरिजन किया, वेफर के साथ, ठीक है, एज लगाया। फिर हमारा स्टैंजा नंबर 15 है, उसमें है ब्लैक एज अ कोल। तो उसके जो क्लोथ थे, वो वुमन के जो क्लोथ थे वो जलकर कैसे हो गए, तो क्लोथ की कंपैरिजन कोयले के साथ की है, ठीक है, एज। अब हमारा 5th वाला जो है लिटरेरी डिवाइस वो है एनाफोरा। एनाफोरा हम किसे कहेंगे, तो एनाफोरा इसे हम कहेंगे कि एक ही वर्ड से 2 लाइन की शुरुआत होती है, तो इसे हम एनाफोरा कहेंगे। जैसे कि टू ड्वेल, ठीक है, एक लाइन फिनिश होती है फॉर्म पे, दूसरी लाइन शुरू होती है टू हैव से, तो टू से 2 लाइन शुरू होती है, तो इसे हम कहते हैं एनाफोरा, ठीक है। अब 6 वाला हमारा है एंजाममेंट। एंजाममेंट दैट मीन्स रनिंग लाइंस। आप देखते हैं कि स्टांजा जहाँ फिनिश, एक स्टांजा है वहाँ जहाँ एक लाइन फिनिश होती है वहाँ कॉमा होता है, हाइफन होता है, पर जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक लाइन फिनिश होती है फिर कुछ भी नहीं होता है, नीचे दूसरी लाइन कंटिन्यू हो रहती है, तो उसको हम कहेंगे एंजाममेंट। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 स्टांजा का बताती हूँ, बाकी आपको ढूंढना है, ठीक है। रनिंग लाइंस, तो स्टोरी में जनरली ऐसे आता है, जो लिरिक होता है वो ऐसे कंटिन्यू रहता है, तो उसको हम एंजाममेंट कहते हैं। जैसे कि आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें देखो 3rd and 4th लाइन, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। विंटर में रातें इतनी लंबी होती थी कि वो पूरी रात सो ही नहीं सकते थे। ये पूरी एक ही लाइन है जिसको 2 लाइन में डिवाइड किया है, पर बीच में न कॉमा है, न हाइफन है, न सेमीकोलन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंजाममेंट, ओके। अब यहाँ देखो सेकंड वाला आपका जो है उसमें, तो सेकंड वाला आपका जो स्टांजा है उसमें वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज, ठीक है, वहाँ पर फिनिश होता है। और आगे देखो 4th and 5th लाइन, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स काप्स इन द फनी फेरी क्लोथ्स, ठीक है। तो ये है एंजाममेंट। यहाँ पर हम अपनी पोएम नंबर 5 फिनिश करते हैं। तो नए